नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 बात करता है कि जो डावरी दे दी गई है उसका क्या, ठीक है। तो सेक्शन 6 कहता है कि डावरी जो दे दी गई है दैट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द विमेन, ठीक है, इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन, ठीक। और जिस भी पर्सन को वो डावरी दी गई है वो उस विमेन को वो डावरी लौटाएगा। कब लौटाएगा? अगर डावरी रिसीव की गई है शादी से पहले तो विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, यानी शादी होने के 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाने के 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू रिटर्न दैट प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वट एवर यू हैव रिसीव्ड एज अ डावरी विच इज गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन टू द वुमेन, ठीक है। Then if the dowry was received at the time or after the marriage, अगर गई है तो विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, तो जब भी वो दी गई है, अगर शादी से पहले दी गई है तो शादी होने के 3 महीने के अंदर अंदर, अगर मान लीजिए आफ्टर द मैरिज वो रिसीव की गई है आफ्टर द मैरिज या फिर विद इन 3 मंथ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर दी गई है तो 3 महीने के अंदर अंदर जब भी आपको वो डावरी रिसीव हुई है उसके रिसीव होने के 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू रिटर्न इट टू द विमेन। अगर मान लीजिए विमेन जो डावरी जो दी गई है वो उस वक्त दी गई है जो विमेन जो थी वो शी वॉज अ माइनर, ठीक है, व्हेन शी वॉज अ माइनर एट दैट टाइम द डावरी वॉज गिवन, और वो उसे हस्बैंड को या फिर जिसको भी वो डावरी दी गई है वो एज अ ट्रस्ट उसको रखेंगे, और जैसे ही विमेन 18 साल की हो जाती है, सून एज शी अटेन्स 18 years of age, दी प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू हर, ठीक है। और देखिए मीन वाइल when the transfer is pending, ठीक है, pending such transfer, the person to whom the property is given shall hold it in trust for the benefit of the women, ठीक है, as in trust में वो करेगा होल्ड उसको, ठीक है। अब मान ले अगर ये पर्सन जो है जिसको रिटर्न करने के लिए कहा गया है ही फेल्स टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द वुमेन, तो क्या होगा? देन अगेन पीनल एक्ट है ये, तो आपकी पीनल लाइबिलिटी है। यू दैट पर्सन विल बी लाइबल, विल बी पनिशेबल फॉर विद इम्प्रीजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 6 month, मिनिमम 6 month है, विच में एक्सटेंड टू 2 years, एक्सटेंडेबल अप टू 2 years, यानी 6 से लेकर 2 महीने 2 साल तक का आपका टाइम है। मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 2 years। फाइन आपका है विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, लेस देन 5,000 नहीं है लेकिन एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज तक, ठीक है, और विद बोथ या फिर दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये प्रोविजो इम्पॉर्टेंट है, थर्ड प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए विमेन की डेथ हो गई है, जो भी प्रॉपर्टी जो विमेन एंटाइटल थी प्रॉपर्टी लेने के, अगर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, बिफोर रिसीविंग इट, लेने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो फिर क्या होगा? तो जो भी उस विमेन के एयर्स होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे क्लेम करने के लिए, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे एंटाइटल्ड होंगे, या फिर जो भी लीगल एयर होंगे, हस्बैंड को अगर मिलता है तो हस्बैंड एंटाइटल्ड होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए विद इन provided where such women dies within 7 years of marriage otherwise than due to natural cause, अगर मान लीजिए उस औरत की मृत्यु 7 साल के अंदर हो जाती है, ठीक है, विद इन 7 years of marriage हो जाती है, अदर देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, नेचुरल डेथ है तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसके जो भी एयर्स होंगे उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अदर देन नेचुरल कॉजेज उसकी डेथ होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर बिकॉज ऑफ फायर और समथिंग लाइक दैट, जो हमने पढ़ा है 304B में, उसकी वजह से अगर होती है तो फिर क्या होगा? तो प्रॉपर्टी अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी, विमेन के पेरेंट्स को, और अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चों को दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर डेथ, यहाँ पर जनरल रूल है कि इफ शी डाइज द एयर्स ऑफ द विमेन शैल बी एंटाइटल्ड, ठीक है, तो एयर में जनरली हस्बैंड भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन इफ द डेथ इज विद इन 7 years ऑफ मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, तो हस्बैंड को देखिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, हस्बैंड अदर रिलेटिव्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ बच्चे और पेरेंट्स आपके एंटाइटल्ड होंगे रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। देन नेक्स्ट इज 3A। अगर मान ले जो भी पर्सन जिसको कॉन्विक्ट किया गया था, ऊपर हमने कॉन्विक्ट किया था, ठीक है, ये सेकेंड प्रोविजो में, इफ ही फेल्स टू गिव द अमाउंट, ठीक है, इवन आफ्टर कॉन्विक्शन, तो क्या होगा?
कॉन्विक्शन के साथ साथ इन एडिशन टू अवॉर्डिंग पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक है, बाय ऑर्डर इन राइटिंग दैट सच पर्सन शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सच वुमेन और एज द केस में बी हर हेयर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी पनिशमेंट तो देगा ही देगा, कॉम्पनसेशन फाइन भी इम्पोज करेगा, प्लस ये डायरेक्ट करेगा कि वो ट्रांसफर करे उस विमेन को प्रॉपर्टी या फिर एयर्स इफ इन केस ऑफ हर डेथ, इफ इन केस शी हैज डाइड तो उसके एयर्स को, पेरेंट्स को या फिर चिल्ड्रन को ट्रांसफर करे। और अगर फिर भी वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए डायरेक्शंस विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड, तो एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज इट वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय सच कोर्ट। तो जिस तरह से कोर्ट फाइन इम्पोज करता है, ठीक है, और वो उसका जो रिकवरी का प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस फाइन को भी इस अमाउंट को भी रिकवर किया जाएगा, ठीक है। और ये रिकवर करने के बाद क्या किया जाएगा, उस वुमेन को दिया जाएगा या फिर उसके एयर, पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन, जो भी। नाउ नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 and 4। ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि 3 और 4 के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 7, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो कॉग्निजेंस किसके पास है, who has the power to entertain, the metropolitan magistrate और judicial magistrate of first class। इनके पास पावर है एंटरटेन करने की डाउरी रिलेटेड कोई भी केस जो आएगा। और कब कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेना है, 3 केसेस यहाँ पर 2 केसेस दिए हुए हैं जब जो डाउरी से रिलेटेड केसेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। पहला ये कि इट्स ओन नॉलेज और पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट खुद की नॉलेज उसकी नॉलेज में आए, ठीक है, या फिर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू उसके पास केस आता है तो वो कॉग्निजेंस लेगा, या फिर कंप्लेंट बाय पर्सन अग्रीव्ड और पेरेंट और अदर रिलेटिव, ठीक है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वो कंप्लेंट करे या फिर उसके पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, या फिर बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्रोच करती है, ठीक है। इनके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी डाउरी से रिलेटेड केस इस एक्ट के अंडर में रजिस्टर नहीं करवा सकती है। कोर्ट खुद की नॉलेज से कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे कर सकता है, जो पर्सन अग्रीव्ड है वो करवा सकता है, उसके पेरेंट्स करवा सकते हैं, उसके रिलेटिव्स करवा सकते हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो ये काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो इन काम में इन्वॉल्व है वो लोग रजिस्टर करवा सकती हैं। इसके अलावा नोबडी एल्स इज अलाउड टू register the complaint, okay, and it shall be lawful for a metropolitan magistrate, judicial magistrate of first class to pass any sentence authorized by this act or any person convicted under the, कोई भी sentence जो यहाँ पर एक्ट में दिया गया है वो आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इन्होंने बता दिया है कि वो कोई भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो इन दिस बिहाफ, ठीक है, मतलब इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो डील करती है इन केसेस से, इस तरह के केसेस से, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, मान्यता प्राप्त है, वो लोग करवा सकते हैं, ठीक है। Now coming to section 8, तो section 8 बात करता है regarding whether the offence under the act are cognizable, bailable और compoundable, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि the code of criminal procedure shall apply to offences under this act as if they were cognizable offences, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से अप्लाई किए जाएंगे ऑफेंसेस जो भी इसमें प्रोवाइडेड है 3, 4 वगैरह में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं उस पर इस तरह एप्लीकेबल होगा, मान लीजिए जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर जो भी पावर्स दी गई हैं पुलिस ऑफिसर को वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। या फिर जो भी प्रोसीजर है दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट इन रिगार्ड टू कॉग्निजेबल केसेस, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इनसे रिलेटेड, ठीक है, ऑफेंसेस के लिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कब होगा, तो सारे केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि किन केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, और एक्सक्लूसिवली मेंशन किया हुआ है कि किस केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो पहले ये देखिए किस केस में कॉग्निजेबल माना जाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस। जब इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तब
कॉग्निजेबल, उसकी ऑफेंस की इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर होंगी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर के लिए होती हैं अंडर सीआरपीसी, ठीक है। फॉर द पर्पजेज ऑफ मैटर अदर देन, अब इन दोनों के अलावा बाकी सभी मैटर्स के रिगार्डिंग इसके पास पावर होगी टू एक्ट इन अ मैनर इन विच ही हैज द पावर टू एक्ट अंडर द सीआरपीसी, ठीक है। तो कौन से दो केसेस हैं जब वो नहीं एक्ट कर सकता है? इट इज रिफर टू इन सेक्शन 42 ऑफ द कोड। जो 42 सेक्शन 42 से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग इसके ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 42 लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इट्स रिगार्डिंग रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, ठीक है। देन सेकेंड इज अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। जब किसी पर्सन को अरेस्ट करना होगा विदाउट वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, तब भी उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड without the warrant or without an order of magistrate if the offense is committed under Dowry Prohibition Act, ठीक है। not committed under but if the accusation regarding the commitment of the act is made, अगर commit किया है फिर तो वो cognizable मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा। देन ये बात किस, देखिए केस था हमारा अर्नेश कुमार केस। इट वाज इन द ईयर 2014। कोर्ट इशूड सर्टेन डायरेक्शंस व्हिच नीड टू बी फॉलोड बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन, ठीक है। जब भी 498A से रिलेटेड या फिर सेक्शन 4 से रिलेटेड कोई भी केस फाइल होता है तो पुलिस ऑफिसर को कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा एंड आफ्टर चेकिंग ऑल दी प्रोविजंस मेंशन इन दैट गाइडलाइंस, तब इंश्योर करने के बाद, उन चीज़ों को इंश्योर करने के बाद ही अरेस्ट कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो कोर्ट ने ये जनरल रूल बताया था कि 498A और सेक्शन 4 से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है तो पहले वो उस डायरेक्शंस को फॉलो करेगा पुलिस ऑफिसर, देन ओनली ही कैन अरेस्ट। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि हर वो ऑफेंस जो पनिशेबल हो विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में बी लेस देन 7 ईयर्स, तो विच मे बी लेस देन 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, यानी 7 साल या उससे कम की पनिशमेंट अगर है विद और विदाउट फाइन डजंट मैटर, तो फिर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो ऐसे ही। यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस जो अर्नेश कुमार केस में दी हुई हैं, जो आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी वाइल रीडिंग द सीआरपीसी, ठीक है। ये हो गया, अब अरेस्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ क्लियर। देन वी हैव बेलेबल और या नॉन बेलेबल है, तो एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, यानी ना ही कंपाउंड कर सकते हैं और ना ही उसको बेलेबल बना सकते हैं। ये हमारा कंक्लूड हम फिर ये करते हैं सेक्शन 8 में, ये कंक्लूजन निकलता है कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल हैं, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कॉग्निजेबल नहीं माना जाएगा इनको। वो मैटर कौन से हैं? इन रिगार्ड टू सेक्शन 42 एंड इन रिगार्ड टू अरेस्ट, ठीक है। इन रिगार्ड टू अरेस्ट विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल नहीं कंसीडर किया जाएगा इन केसेस को, ठीक है। Now moving on to section 8A, burden of proof किस पे लाई करेगा इन केसेस में? तो burden of proof लाई करेगा आपका under the section shall be on him, जिसके खिलाफ लगाया गया है, इल्ज़ाम जिस पर लगाया गया है उसके ऊपर बर्डन है कि वो ये प्रूव करे कि नहीं भाई हमने कोई डिमांड नहीं की थी, हमने कोई लिया नहीं है, हमने कोई दिया नहीं है, ठीक है, जिसके भी खिलाफ होगी। नाउ 8B टॉक्स अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उन एरियाज में जहाँ उसको ठीक लगता है कि है अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अब जो भी कंसिडरेशन वो लेके स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेंगी, ठीक है। किसी भी एरिया में कर सकती हैं और वो जिस एरिया में अपॉइंट करेंगी उसका वहाँ पर पूरा जुरिस्डिक्शन होगा और पार होगी। और ये पार्स और फंक्शंस क्या क्या हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के? तो वो इंश्योर करेगा कि प्रोविजंस जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के प्रोविजंस उनको कंप्लाई किया जा रहा है। ही विल प्रिवेंट टेकिंग और अबेटिंग और डिमांडिंग ऑफ डाउरी, ठीक है। ही विल कलेक्ट सच एविडेंसेस वेयर एवर नेसेसरी, अगर इस तरह का कोई केस सामने आता है तो वो उसके अगेंस्ट उसके केस के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करेंगे ताकि वो साबित कर सकें कोर्ट में
कि हाँ भाई डिमांड हुई थी या फिर लिया गया था या दिया गया था, ठीक है। पर्सन सच परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शंस, और जो भी एडिशनल फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट करेगी कि यू हैव टू डू दीज फंक्शंस एज वेल, वो भी सब आपको परफॉर्म करने होंगे, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट विल मेक स्पेसिफिक रूल्स इन रिगार्ड टू दैट, और जो भी उस रूल में फंक्शन मेंशन किए जाएंगे वो सब इनको परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पुलिस ऑफिसर बाय इशूइंग अ ऑफिशियल गजेट अगर चाहे तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कन्फर कर सकती है वो पावर्स जो कि एक पुलिस ऑफिसर की होती हैं, ठीक है, बाय अ नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गजेट, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, प्रोविजो 4, द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट कर सकती है जिसमें 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 2, ठीक है, नॉट मोर देन 5 लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम 5 का आपका कैपिंग है, और नॉट जिसमें एटलीस्ट 2 जो है वो वुमेन मेंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर ये में है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर एक एडवाइजरी बोर्ड मिले। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत है तो वो अपॉइंट कर सकती है एडवाइजरी बोर्ड, और मैक्सिमम एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे आपके 5, जिसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी विमेन, ठीक है। नाउ सेक्शन 9 इज पावर टू मेक रूल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, क्या क्या रूल्स बनाने की पावर है वो ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 10th में बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से रूल्स बनाने की पावर है, ठीक है। आपका रेलेवेंट जो है वो यहीं तक था, डीपीओ तक था, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर 8B तक रेलेवेंट है, ठीक है। ना मूविंग ऑन, अब डावरी हमने पढ़ा है तो डावरी डेथ भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि डावरी से रिलेटेड, डिमांड ऑफ डावरी से रिलेटेड इतने केसेस नहीं आते हैं, या फिर इतने इतने हीनियस नहीं है इन इट्स नेचर अगर हम कहें तो, ऑल्दो इट इज़ अ पीनल ऑफेंस, ठीक है, बट देन सीवियरिटी के केस में अगर कहा जाए, अगर सीवियरिटी का कंपैरिजन किया जाए तो डावरी डेथ इज मोस्ट सीवियर, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एनीवेज इट इज़ रेलेवेंट, क्योंकि आपका CRPC IPC और एविडेंस तो आना ही है, ठीक है, तो डावरी डेथ भी हम समझ लेते हैं। डावरी डेथ का जो लॉ है वो हमारे ओरिजिनल एक्ट में नहीं इनकॉर्पोरेटेड था, इट वाज ओनली आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1983 एंड 1986, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 एंड 86। IPC में 2 सेक्शंस इंक्लूड किए गए थे, 83 में आपका इंक्लूड किया गया था 304B जो कि बात करता है डावरी डेथ की, और 1986 में आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था 498A विच टॉक्स अबाउट क्रूएलिटी इन डिमांड ऑफ डावरी, ठीक है। तो 304B और 498A 2 आपके IPC में सेक्शंस हैं जो डील करते हैं इससे, डावरी डेथ से। देन इन CRPC 174 और 176 डील करते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, ठीक है, इनटू द कॉजेज ऑफ अननेचुरल डेथ। जब हम 304B पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे अननेचुरल डेथ की बात कही गई है, तो जो अननेचुरल डेथ है उसको डील करने के लिए जो CRPC में जो सेक्शंस दिए गए हैं वो है 174 और 176। यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करे और उसको बारे में इंक्वायर करे। इन्वेस्टिगेट अगर पुलिस कर रही है, इंक्वायर अगर मजिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में 113B ऐड किया गया था जिसमें ये कहा गया है कि डावरी डेथ प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए विमेन की डेथ होती है, ठीक है, क्रूएलिटी या हेरेसमेंट सून बिफोर अ डेथ अगर होती है तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो इन डिमांड ऑफ डावरी ही हो रही है, ठीक है, और ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम है यहाँ पर, ठीक है, ऑल्दो इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन बट इट इज द वर्ड शैल इज यूज्ड, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द अक्यूज्ड पर्सन टू प्रूव दैट the death was not in demand of dowry, ठीक है, और it is not related to the dowry डिमांड, ठीक। नाउ एसेंशियल्स ऑफ 304B का हम एसेंशियल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो डेथ आपकी है वो बर्न या फिर बॉडीली इंजरी की वजह से होनी चाहिए या फिर अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज विद इन 7 years of her marriage. Third is she should be subjected to cruelty or harassment by the husband or his relatives. ये important चीज है, ठीक है,
सारी इंपॉर्टेंट, बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट है, बट डिमांड ऑफ सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी होना जरूरी है, हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड, ठीक है। और ये क्रुएलिटी और हैरेसमेंट शुड बी इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डावरी सून बिफोर हर डेथ, ठीक है। सून बिफोर हर डेथ का भी एक काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन है, which I won't discuss in this video, but it is an important टर्म, तो आप इसको पढ़िएगा। अगर डावरी डेथ आता है तो यू नीड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ओके। तो ये आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए डावरी डेथ के। अब इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक केस में ये आर्ग्यू किया गया था कि सेक्शन 498, व्हेन सेक्शन 498 इज देयर, ठीक है, तो फिर सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 भी डिमांड ऑफ डावरी की बात करता है, सेक्शन 498 में भी क्रुएलिटी डिमांड ऑफ डावरी। तो ये कहा गया था कि ये डबल जियोपार्डी का जो प्रिंसिपल है हमारा सेक्शन आर्टिकल 22 में, जो डबल जियोपार्डी का जो रूल है उसका ब्रीच करता है, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने इसको जस्टिफाई कैसे किया, वो अपने ये पूरा आप डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। आई विल अपलोड दिस पीडीएफ ऑन दी वेबसाइट, और वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट और आप उसमें ये पढ़ लीजिएगा डिटेल। मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया था। तो कोर्ट ने कहा था कि जब 498A पनिश करता है डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी कपल्ड विद क्रुएलिटी, मतलब देयर शुड बी डिमांड, ठीक है। 498 के केस में डिमांड भी होनी चाहिए प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, और वो कपल्ड विद क्रुएलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी क्रुएलिटी अलोंग विद डिमांड। ऑन द अदर हैंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सिर्फ पीनलाइज करता है डिमांड ऑफ डाउरी, क्रुएलिटी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, ठीक है। लेकिन 498 में अगर आपको किसी को 498A के अंडर लाइबल करना है तो द डिमांड ऑफ द डाउरी शुड बी कपल्ड विद क्रुएलिटी, ठीक है। ये इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया था। फिर ये आपके सीरीज ऑफ केसेस है, ये 498A से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। पहला सबसे पहले आपका है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी पुलिस ऑफिसर्स को कि 498A या फिर सेक्शन 4 में अगर कोई केस आता है तो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस ऑफ इशूड कि इसको आप फॉलो करेंगे वाइल मेकिंग द अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपका केस आया राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिसेंट केस आया था, आई गेस 2018 में आया था ये केस। तो यहाँ पर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी ये कहकर कि 498A का मिसयूज किया जा रहा है काफ़ी, और इसके ऊपर चेक लगाना ज़रूरी है। इसके बाद एक कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये गाइडलाइंस इशू हुई थी। उसके बाद काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ था एंड पीपल क्रिटिसाइज्ड द रेलेवेंस ऑफ दिस डिसीजन। तो फिर आपका दोबारा फिर केस आया इसी के उसमें राजेश कुमार के जो गाइडलाइंस हुई थी उनको चैलेंज करने के लिए केस आया आपका सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ओवर रूल किया गया राजेश शर्मा के जजमेंट को, ठीक है। और ये कहा गया कि कुछ गाइडलाइंस उसमें दी गई थी वो लेजिस्लेटिव जो वो ऐसी गाइडलाइंस है विच आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। वो अमेंडमेंट क्या है, यू विल रीड इट। फैमिली वेलफेयर कमेटी फॉर्म की गई थी ये आपके इस केस में, राजेश कुमार वाले केस में, ठीक है। इसको फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कुछ चेंजेस किए गए आफ्टर दिस जजमेंट, तो इसे आप पढ़ लेंगे, ये रेलेवेंट है। See, whenever dowry is anything related to dowry is asked, तो आपको सारे एक्ट्स कवर करने पड़ेंगे जो डावरी से डील करते हैं। तो अगर आपके पास डावरी का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपको सिर्फ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो चीज़ें दी गई हैं वो मेंशन करनी है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इट इन एनी अदर लॉ यू हैव टू कवर दैट ऑल्सो, ठीक है। आप APO का एग्जाम देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यू हैव टू आर्ग्यू योर केसेस, यू हैव टू प्रेजेंट योर केसेस, और उसके लिए आपको सारे रेलेवेंट प्रोविजन, सारे रेलेवेंट केसेस पता होने चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रेजेंट योर केस इन अ प्रॉपर एंड जस्टिफाइड मैनर, ठीक है। तो इसलिए आपको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें CRPC का भी डिस्कशन करेंगे, उसमें IPC का भी डिस्कशन करेंगे, उसमें एविडेंस एक्ट का भी डिस्कशन करेंगे, यानी आप पूरे क्रिमिनल लॉ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो जहाँ जहाँ पर भी रेलेवेंट प्रोविजंस है आप उसका डिस्कशन करेंगे, और यही तरीका होता है एक अच्छा आंसर लिखने का,
ठीक है। अगर मान लीजिए डावरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डावरी और व्हाट आर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर डिमांड ऑफ डावरी, you will not only write the definition of the dowry provided under the Dowry Prohibition Act. You will explain the definition in the provided in the Dowry Prohibition Act. You will explain the punishments provided in the Act. You will relate it to the punishment provided under IPC and the procedure which is provided under CRPC. ठीक है, और उसको एक क्रिस्प फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर आपका ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लंबे लंबे पेजेस पढ़े। ठीक है, तो आपको उसको एक क्रिस्प फॉर्म में, लाइक लेट्स सपोज कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यू नीड टू वाइंड अप योर आंसर इन 3 to 4 पेजेस, और 3-4 पेजेस में आपको ये सारी चीज़ें कवर आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर राइटिंग का पैटर्न, और दैट्स इट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारा खत्म हो चुका है।